हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम जो हमारी पिछली वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी देखा था और हमने पिछली वीडियोस में बैलेंसिंग की प्रैक्टिस भी की थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला रिएक्शन है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कम्बिनेशन रिएक्शन होता है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो पर हमें वो रिएक्ट करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और हमें क्या मिले? एक प्रोडक्ट मिले। हम कह सकते हैं ए प्लस बी, ये हमें क्या देगा? प्रोडक्ट सी। दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने दो लिए हैं, या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स reacts to give us one single product. It is known as combination reaction. हमने एग्जाम्पल लिया है जो कि हमारी एक्टिविटी 1.4 में दी हुई है बुक में। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम एक बीकर में लेते हैं जिसे हम क्विकलाइन भी कहते हैं, और उसमें स्लोली जब हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है? तो आप देखोगे कि वो फ्लास्क ना, जो जिसमें हमने वो कैल्शियम ऑक्साइड लिया है बीकर, तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि वो गर्म हो जाता है फ्लास्क, ठीक है। और वो जो फ्लास्क, जब इन रिएक्शन का स्पेशल नेम भी होता है, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, इसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्विकलाइम है और केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं? वाटर डाल रहे हैं, और वाटर हमें रिएक्ट करके ये क्या दे रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट ब्लाइंड भी कहते हैं। आपको इसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और केमिकल नेम भी पता होना चाहिए, दोनों नेम आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड बनाना आपको पता है कैसे बनाते हैं, फिर भी एक बार हम दोबारा बना लेते हैं। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, उस पर चार्ज होता है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, उस पर चार्ज होता है 2+। ऑक्साइड का सिंबल होता है O, उस पर चार्ज होता है 2-। जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CaO। और जो इनका जो चार्जेस हैं वो हम इनके सब्सक्रिप्ट्स पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब चार्जेस सेम होते हैं तो हम उसे सब्सक्रिप्ट्स पे नहीं लिखते हैं। पिछली वीडियोस में बताया है, आप देख सकते हैं, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोस में कि हम क्यों नहीं सब्सक्रिप्ट्स में चार्जेस लिख सकते हैं जब सेम आता। इसके बाद हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। कैल्शियम का सिंबल Ca, चार्ज 2+, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, चार्ज 1-। जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Ca ब्रैकेट OH2। तो ये हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है, जिसे हम स्लेट लाइन भी कहते हैं। अब जो हमारे पास ये स्लेट लाइन बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग बॉल्स में। ये वाइट वॉशिंग में हम यूज़ करते हैं। इसका कैसे करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, पहले हम क्या लेते हैं? चूने को पानी में घोलते हैं, और उसे जब हम दीवारों पे पेंट वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो दीवारों पे लगता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम। वो क्या करता है कि गीला होता है, एक्वस होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। वो क्या करता है? इन्वायरमेंट में जो गैस मौजूद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, पर वो सिर्फ रिएक्ट किसके साथ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट करता है, बाकी किसी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाया है? कैल्शियम का सिंबल Ca, चार्ज उस पर 2+, और कार्बोनेट का सिंबल CO3, चार्ज उस पर 2-। जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? CaCO3, जो कि हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं। अब जो हमारा, जब वो एक्वस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन्वायरमेंट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है,
तो हमारे पास जो बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, जो कि वो वाइट सी लेयर सी आ जाती है ना, जिसे हम पपड़ी भी बोल सकते हैं, वो जो शाइन सी आ जाती है वॉल्स पे, वो इसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और हमारे पास क्या आएगा, वाटर आएगा, ठीक है। और जो वाटर होगा वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा। अब सम मोर एग्जांपल्स ऑफ हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल। ये जितनी भी एग्जांपल है ये सारी बुक की एग्जांपल्स हैं और ये आपको आनी चाहिए। आपको कम से कम 2 या 3 तो आनी चाहिए। बुक में आपको 3 से 4 मिल जाएंगी, पर उसमें से आपको 2 तो कम से कम आनी ही चाहिए इनकी एग्जांपल्स। अब हम कर रहे हैं कि मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? कोल हम जनरली सब चीज़ों में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कोल को करते हैं तो उसमें सॉलिड स्टेट में होता है, और जब हम बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं तो हम हमेशा उसे O2 लिखते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, हमने पहले भी बताया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को भी बुक की पहली एग्जांपल ये, उसे जब हम बर्न करते हैं तो हम उसमें बर्निंग के लिए O2 यूज़ करते हैं कि हमने O2 लिखा है, क्योंकि बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन जो होगी वो गैसियस स्टेट में होगी, इसलिए जी। और हमारे पास क्या बनेगा, जब वो बर्न होगा तो हमारे पास ऑब्वियस है कि जब कोई भी चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो ये तो है भी कोल जिसमें कार्बन ही प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जो कि गैसियस स्टेट में होगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 सब्सटेंसेस हैं और हमें प्रोडक्ट साइड पे एक सब्सटेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर देखा भी जाए तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब 2 चीज़ें मिलती है और एक बनती है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन होके जब हमें एक चीज़ देगी तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब 2 रिएक्टेंट्स या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और हमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिले तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब हम H2 जो कि गैसियस स्टेट में होता है, उसमें ऑक्सीजन जो कि गैसियस स्टेट में होता है, इन दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं जब, तो हमारे पास H2O बनता है, जो कि किस स्टेट में होता है, लिक्विड। और ये आता कब है, जब इन पे प्रेशर लगता है दोनों पे। ये गैसियस स्टेट में जब इनके मॉलिक्यूल्स पास पास में आते हैं तो ये वाटर बना देते हैं, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और हमें इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना होता है। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, वेयर एज हाइड्रोजन के एटम प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हैं। पर ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स है, 2, और प्रोडक्ट साइड पे 1 है। तो हम यहाँ पर अगर 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए हैं प्रोडक्ट साइड पे, पर यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स अनबैलेंस्ड हो गए हैं। अब इन्हें बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन के एटम्स को दोनों साइड बैलेंस करेंगे। अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो हमारे पास 4 एटम्स हैं, और अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें तो हमारे पास 2 है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो हमारे हाइड्रोजन के एटम भी बैलेंस हो जाते हैं। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन भी पढ़ेंगे, जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आपने सुना होगा कि आपके घर में बड़े बोलते हैं कि जब, अब तो चलो डिस्टेम्पर वगैरह होता है, पहले जब चूना पेंट होता था तो लोग कहते थे कि चूने को हाथ मत लगाओ, क्योंकि हाथ उससे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जिसे चूना कहते हैं, जब आप हाथ धोते हैं तो वो फट जाते हैं, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होता है, वो हीट रिलीज करता है। और आपने देखा भी होगा जब वो पेंट करने वाले जो पेंटर्स होते हैं जो चूने से पेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो चूना घोलते हैं तो वो चूना पानी में जब घोलते हैं तो वो जो जिस कंटेनर में रखते हैं उसमें से बुलबुले निकलते हैं। अगर आपने देखा होगा तो वो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो हीट रिलीज़ कर रहा है। अगर आप उसे कंटेनर के साइड में हाथ भी लगाओगे तो वो गर्म होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, वो हीट रिलीज़ कर रहा है। और जो ऐसे रिएक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो रिएक्शंस में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक।
थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर। तो जब हीट बाहर निकले रिएक्शन में से तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है जो कैल्शियम ऑक्साइड की पहले आपको ऊपर दी है ये वाली, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल होगी, एक आप ये एक एग्जांपल होगी, और एक रेस्पिरेशन और एक बर्निंग वाली नेचुरल गैसेस, इन दोनों को भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरीज में रख सकते हो, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तीन एग्जांपल्स होगी है, एक है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और तीसरी है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए स्पेशल प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें पहली है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमने पहले ली है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ मीथेन। ये हम 5th चैप्टर कार्बन में पढ़ेंगे कि मीथेन कैसे, मतलब क्या फॉर्मूला है उसका। और ये है ऑक्सीजन, हमें मिल क्या रहा है, जब भी कोई नेचुरल गैस बर्न होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, साथ में वाटर वेपर्स भी निकलेंगे, जिसे हमने गैसियस स्टेट में पहले ही मेंशन किया हुआ है, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट रिलीज करते हैं, जब भी कोई नेचुरल गैस बर्न होगी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है स्पेशल काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये ऐसा क्यों है? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन मतलब इनहेल और एक्सेल होता है नॉर्मल, अगर हम समझे, पर जब हम अब बड़ी क्लास में आ गए तो ये अब सिर्फ इनहेल और एक्सेल नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, ये अब रिएक्शन में चेंज हो गया है, स्पेशल काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमें पता है कि हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, पर क्यों करते हैं? सबको पता है कि हम जीने के लिए करते हैं। तो ऐसा क्या है कि अगर हम नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। कई कई लोग 2-3 मिनट तक अपनी सांस रोक लेते हैं, जो पानी में जाते हैं गोताखोर, तो वो अपनी सांस रोक लेते हैं 2-3 मिनट तक, उससे भी ज़्यादा रोक लेते हैं, तो वो क्यों नहीं मरते, है ना? तो वो इसलिए नहीं मरते क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो सिर्फ हमें जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें आपको पता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं, वो जैसे आपको पता है हर चीज़ मतलब एटम से बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स है उसमें। तो ऐसे जो हम खाना खाते हैं उनमें भी मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मतलब कंपाउंड्स हैं। तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स वगैरह, वो बहुत ही उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब उनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो हमारे अंदर पहले तो वो डाइजेस्ट होता है, फिर उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, एयर हम जो ब्रेथ करते हैं, इनहेल करते हैं, वो एयर करते हैं। हम एयर ब्रेथ करते हैं, पर हमें एयर में सिर्फ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं उसके साथ रिएक्ट करती है, उसके साथ रिएक्शन करती है। जब वो उसके साथ रिएक्शन करती है, उसके साथ रिएक्शन करके वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि हमें जीने के लिए चाहिए होती है। अब एनर्जी हमें जो चाहिए होती है वो आपको पता है हर काम के लिए एनर्जी लगती है, जो भी आप कोई काम करें, चाहे बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। तो अगर आप में एनर्जी नहीं होगी, आपका मतलब नहीं करोगे ऑक्सीजन इनहेल, तो आपका वो रिएक्शन पूरा नहीं होगा, आपको खाना ब्रेक डाउन नहीं होगा आपका, ठीक है, जिस वजह से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आप वीकनेस महसूस करोगे, ठीक है। तो ये आ गया रेस्पिरेशन, स्पेशल काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? अब पढ़ भी लेते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, द फूड वी ईट, वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस, पहले बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है, जो कि होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में उसे ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि हमारी डाइजेशन होती है, ठीक है। वो हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे मतलब खाने की डाइजेशन होती है, 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में। देखिए आपको इस मतलब जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसमें आपको क्या खास मिलेगा, आपको इसमें ये खास मिलेगा कि मैं आपको इंटरलिंक करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब आप जैसे ये रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये हम 6th चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे, तो ये कैसे पढ़ेंगे वहाँ पर आपको दोबारा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। रेस्पिरेशन वैसे यही है,
कि ग्लूकोज बनेगा हमारे मतलब जो खाना खाया हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, उसका डाइजेशन होगा, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होगा जो कि है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है वो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन जो कि हमने इनहेल की हुई है, वो सेल में जाएगी और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कार्बन वाली एग्जांपल भी दी थी मीथेन की, कि हम ये 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको इंटरलिंक कर रहा हूँ कि हम ये अभी शुरू हुआ है चैप्टर, तो हम इसे जो आपका पहला चैप्टर है ये मतलब आपकी पूरी बुक एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक करता है। तो वो कैसे करता है मैं आपको आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे बताएंगे। जैसे कि अभी शुरू हो गया कि देखिए ये वाला 5th चैप्टर में लिंक होगा। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, पर इस पूरे मतलब इस पूरे पर ना आपको वो 5th चैप्टर पे मिलेगा। इसी तरह ये भी थोड़ी सी एग्जांपल दी है 1st चैप्टर में, और ये आपको किस में मिलेगा 6th चैप्टर में। दोबारा पूरा इसके 2 से 3 टॉपिक मिलेंगे। पहले हम डाइजेशन देखेंगे, फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखेंगे। अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसकी एब्सेंस में होता है, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन की कमी में होता है, तो ग्लूकोज कैसे कैसे कन्वर्ट होता है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, फिर हमें पता है कि ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन में तो हमें क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। आपको अब ये याद रखना है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। और ये क्योंकि हमने अब ये हमारे अंदर है, हमारे अंदर ये सॉलिड स्टेट में तो होगा नहीं, हमारे अंदर तो लिक्विड्स वगैरह है, तो ये एक्वस में होगा, घुला हुआ होगा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो घुला हुआ होगा वो किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन अब घुली हुई, आप कहोगे घुली हुई कैसे है, हमने तो एयर से ली है, एयर में तो वो गैसियस में होती है, घुली हुई कैसे? जब हम इसी चैप्टर में 6 में जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, हार्ट का पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा जो हमारे लंग्स है वो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ब्लड में मिक्स कर देते हैं ऑक्सीजन। ब्लड में मिक्स कर देंगे तो ब्लड क्या, लिक्विड। ऑक्सीजन अगर ब्लड में होगी तो वो क्या होगी, एक्वस में नहीं होगी, तो वो एक्वस में होगी, गैसियस में नहीं होगी। और जब वो ये ग्लूकोज भी एक्वस में होगा, क्योंकि किस में होगा, ब्लड में होगा। ये और ये जब रिएक्ट करेंगे, वाटर तो हमारे ग्लूकोज में है, ब्लड में है ही। ठीक है, तो जब ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम एक्सहेल कर देंगे, एक्वस में होगी, वो हार्ट दोबारा लंग्स को भेजेगा, लंग्स उसे दोबारा उसमें कन्वर्ट करेंगे गैसियस स्टेट में, और वो हमारे शरीर से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, और वाटर निकलेगा और एनर्जी ही हमें चाहिए मेन। ठीक है, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है वो कौन से रिएक्शन होते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और ये कौन सा रिएक्शन है, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की 3 एग्जांपल्स हो गई हैं। पहली एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड वाली, चूने वाली। दूसरी है नेचुरल गैसेस को बर्न करने वाली। तीसरी है रेस्पिरेशन विच इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। आपने देखा होगा कि आपके कई बार आप क्या करते हो, खाना नहीं खा के आते हो स्कूल में, आपका टिफ़िन जो होता है ऐसे ही बंद रहता है और आप घर पे बताते भी नहीं हो कि मम्मी डांटेंगे। तो वो क्या होता है, आप टिफ़िन या तो बैग से नहीं निकालते या आप कहीं छुपा देते हो। पर जब आप उसे 2 या 3 दिन के बाद देखते हो तो वो क्या होता है, टिफ़िन को आप हाथ लगाते हो ना, तो वो टिफ़िन क्या होता है, गर्म हुआ होता है ना। आपने कौन सा उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह रखे हैं, तो वो होता क्या है, वो भी एक्सोथर्मिक के रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, जो आपका खाना होता है वो गलने सड़ने लग जाता है, डिकम्पोज होने लग जाता है। और जब वो डिकम्पोज होता है तो वो हीट रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका जब वो टिफ़िन का डब्बा होता है वो गर्म होता है। तो इसलिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो भी आपकी सब्जी वगैरह होती है, कच्ची सब्जी हो या पकी हुई, वो सब क्या हो जाती है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है इनटू कंपोस्ट, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब हमारे पास हमने पहला एक रिएक्शन देखा है, पहला हमने देखा है कम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम दूसरा देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पहला देखा था कम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बीच में ही हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लिया था, और अब हम दूसरा देख रहे हैं वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है डिकम्पोज होना। पहले हमने कम्बिनेशन देखा था,
कि दो चीज़ें जुड़कर एक बन रही। अब डिकम्पोज होना मतलब एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी। डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन एक दूसरे के उलट है। क्यों? क्योंकि अगर हम कम्बिनेशन को देखें तो कम्बिनेशन क्या था, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, कम्बिनेशन था दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हमें एक प्रोडक्ट देंगे, ठीक है, ये था कम्बिनेशन। पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन क्या कहता है, डिकम्पोजिशन कहता है कि हमारे पास एक चीज़ होगी, एक रिएक्टेंट होगा, वो हमें क्या देगा, वो हमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह से होता है। पहला है ड्यू टू हीट। ड्यू टू हीट की जो पहली एग्जांपल है वो ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट कैसे बनाया एक बार देख लेते हैं। फेरस क्या होता है, आयरन ही होता है। फेरस Fe चार्ज 2+, सल्फेट SO4 चार्ज 2-। चार्ज सेम होगा, हम इनके सब्सक्रिप्ट्स पे नहीं लिखेंगे, हमारे पास FeSO4 बन जाएगा। FeSO4 हमारा है फेरस सल्फेट। जब हम इसे हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सब क्या है, हमारी गैसेज हैं और ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में आएगा। एक आप देख रहे हो फेरस, एक आप देख रहे हो फेरिक। जब आपके पास फेरस आएगा, आपको पता है जब मैंने आपको ये याद कराया था कि वैलेंसीज वाला टेबल, तो इसमें आपको मैंने ये याद कराया था कि आयरन का सिंबल होता है Fe और Fe2 भी होता है और Fe3 भी होता है। Fe2 में आयरन पे चार्ज होता है 2+ और Fe3 में आयरन पे चार्ज होता है 3+। मतलब दो उसकी मतलब एग्जिस्ट करता है, दो चार्ज स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पहली है Fe2 पॉजिटिव, एक दूसरी है Fe3 पॉजिटिव। जो Fe2 पॉजिटिव होगा उसे हम फेरस नाम देंगे और जो Fe3+ होगा उसे हम फेरिक नाम देंगे। फेरिक जब हम लिखेंगे तो उस पर चार्ज क्या होगा 3+ और जब हम फेरस लिखेंगे उस पर चार्ज क्या होगा 2+, ठीक है। तो अगर मैं फेरिक ऑक्साइड बनाऊँ तो फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है हमारा Fe और ऑक्साइड होता है हमारा वो चार्ज, इस पे मैंने अभी बताया हम क्या लेंगे 3+ और इस पे 2-। जब इसे क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा Fe2O3। ये हमारा है फेरिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास गैसेस बनेंगी, ठीक है। फेरस सल्फेट जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जैसे आपके पास अगर घर में देखना हो क्रिस्टल क्या होता है, तो आपने शुगर देखी होगी, शुगर के वो जो क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आप उसके सिंगल एक दाना उठाओ तो वो क्या है, वो क्रिस्टल है। और आपको पता है जब आप चीनी को चम्मच में रख के गैस के आगे लेकर जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, वो पिघलने लग जाएगी, ठीक है। तो आपको तो पता है वो तो सॉलिड है, तो वो मतलब कैसे उसमें से लिक्विड मतलब वो चिपचिपी सी हो जाएगी, लिक्विड सा आ जाएगा, वो थोड़ी गीली गीली सी वेट सी हो जाएगी। ऐसा क्यों, उसमें तो पानी है ही नहीं। तो पानी क्या होता है, ये डॉट का मतलब क्या होता है, जो ये क्रिस्टल है उसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पहले से ही अटैच होते हैं, ठीक है। ये भी हम दोबारा देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन में, सेकंड चैप्टर में देखेंगे ये वाला भी, एंड में, सेकंड चैप्टर के एंड में, ठीक है। ये भी देखेंगे, आपको समझ आ गया कि क्या हो रहा है, क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही अटैच्ड है, ठीक है। और जब हम इसे ये लिखते हैं तो क्या होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो पानी निकल जाता है और ये रिएक्ट करता है इसके साथ, ठीक है। और हमारे पास फिर क्या बनता है, और जब इसका पानी निकलता है और ये पानी लूज़ कर देता है हीट होने के बाद, तो जब ये इसका कलर होता है ग्रीन, लाइट ग्रीन, कुछ ग्रीन कलर का होता है, तो ये क्या करता है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये कलर चेंज हो जाता है इसका पानी मॉलिक्यूल्स लूज होने की वजह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू हीट की दूसरी एग्जांपल है, ये सब बुक में लिखी हुई है। हम कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला है, मैंने बोला है डिकम्पोजिशन तीन तरह से होती है। पहली है ड्यू टू हीट। हीट की तीन एग्जांपल्स है। पहली हम देख चुके हैं कि फेरस सल्फेट को हीट करें तो हमारे पास क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं। अब दूसरी एग्जांपल है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं और जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, मैंने कहा था आपको कॉमन नेम भी आना चाहिए और केमिकल नेम भी आना चाहिए। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसे जब हीट करें तो हमारे पास क्या बनता है, क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं।
और आप देख भी रहे हो कि हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यही है कि एक रिएक्टेंट हमें 2 प्रोडक्ट दे, डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट की। लेड नाइट्रेट पहले बनाना सीख लेते हैं। लेड का सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट होता है NO3। लेड पे जो चार्ज होता है वो होता है 2+, और नाइट्रेट पे होता है वो होता है 1-। जब इसे हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PbNO3 ब्रैकेट NO2, ठीक है, PbNO3 ब्रैकेट 2। ये सॉलिड स्टेट में है, हम इसे हीट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल 1.6 बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। उसमें क्या है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लो इन ए बॉइलिंग ट्यूब और उसे होल्ड करो टोंक्स के साथ, ठीक है, और ओवर द फ्लेम उसे हीट करो। तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, ठीक है। तो अब ये फ्यूम्स किसकी वजह से आती है, क्वेश्चन आता है, और वो फ्यूम्स जिसकी वजह से आती है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से वो फ्यूम्स आती है। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। इन जनरल भी आप जब रिएक्शन लिखते हो तो मतलब आपको XYZ करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि लेड नाइट्रेट जब उसे हीट किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड पहले बना लेते हैं। लेड ऑक्साइड होता है Pb, और ऑक्साइड का सिंबल होता है O, चार्ज होता है 2+, इस पे चार्ज होता है 2-। क्रॉस किया, चार्ज सेम होगा, हम नहीं लिखेंगे, क्या बन जाएगा, PbO। PbO हमारा लेड नाइट्रेट है, और ये 2 इसलिए लिखा है, 4 इसे हमने बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। बैलेंसिंग एक बार पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। और जो ब्राउन फ्यूम्स आती है इसमें, वो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आती है। ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से आती है, जब इसे हीट किया जाता है वो आती है बिकॉज जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो उसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स आती है। और ये क्वेश्चन आपको घूम के आ सकता है पेपर में। कैसे आएगा, वो कहेंगे कि व्हेन ए सब्सटेंस ए इज हीटेड it gives substance B along and releases brown fumes. Name the reaction. तो रिएक्शन का नाम क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और पूछ लेंगे नेम द ए एंड बी। अब ए और बी का तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ए और बी क्या है, तुम्हें पता लग गया ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और ये सिर्फ हमारे पास एक ही रिएक्शन है बुक में, तो ये वाला रिएक्शन हम याद करना है अब। तो हमें पता लग गया ए का नाम क्या है, ए का नाम है लेड नाइट्रेट, और बी का नाम क्या है, लेड ऑक्साइड। और अगर उसने और मुश्किल डालना होगा तो वो क्या कहेगा, इस क्वेश्चन के साथ वो ये भी डाल देगा, वो कहेगा कि आप इस रिएक्शन को लिख के भी बताओ और इसे बैलेंस भी करो। लिख तो आप लोगे, आपको पता ही है लेड नाइट्रेट को आप बना भी लोगे, आप लिख भी लोगे, यहाँ पर 2 नहीं लगाओगे आप, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको पता है बी लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड भी बना लोगे पर 2 नहीं लगाओगे आप। फिर आपको पता है ब्राउन फ्यूम्स आ रही है तो आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से आ रही है, आप प्लस प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन गैस को रिलीज होते हुए भी दिखा दोगे और ऑक्सीजन भी लगा दोगे, पर आप ये नंबर्स नहीं लगाओगे। तो ये नंबर्स आपको याद कर लो या फिर बैलेंसिंग की पिछली वीडियोस देख लो, आपको पता लग जाएगा कि ये नंबर कैसे लगाए, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने हैं। जब भी पेपर में अटैम्प्ट करोगे, जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो उससे बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक है। इससे आपको मतलब गुड इम्प्रेशन पड़ेगा टीचर पे भी, और आपको मतलब टीचर को पता लगेगा कि आपको आता है सब कुछ, ठीक है। याद करना है याद कर लो, अगर आपको समझ के करना है तो समझ के कर लो, ठीक है। अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है। हमने कहा है डिकम्पोज रिएक्शन 3 तरह से होती है, पहली हमने देख चुके हैं, पहली होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू हीट। अब दूसरी देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। बुक में इसकी एक ही एग्जाम्पल है, इसलिए हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि हम बुक को फॉलो करेंगे। बोर्ड के लिए हमें सिर्फ बुक को फॉलो करना है, कोई एक्स्ट्रा मतलब हेल्प बुक की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हो ना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये बना के दिखा दिया आपको, यहीं से बनेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनेंगे। अब हम कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन कैसे होती है, वो होती है वाटर में।
अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के आप देख सकते हो। एक्टिविटी 1.7 में ये आपको डेमोस्ट्रेशन दी हुई है इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। वो क्या कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं एक मग में, उसमें वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स उसमें नीचे से 2 होल कर रहे हैं, उसके बीच में वो टेस्ट ट्यूब लगा रहे हैं और वो उसमें इलेक्ट्रोड्स ऐड करके उसे बंद किससे कर रहे हैं, उसे कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा के उस पर वो जो रबर स्टॉपर है उससे वो बंद कर रहे हैं। उसके बाद जो कार्बन स्टॉपर से उसे कनेक्ट किया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी पानी में। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, एक उसमें बनेगा हाइड्रोजन का गैस का मॉलिक्यूल और उसमें एक बनेगा ऑक्सीजन का गैस का मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 2 बाद में है क्योंकि हमने बैलेंसिंग की है। पहले हम इसे सिर्फ सीधा लिखेंगे कि H2O जब डिकम्पोज होगा हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये गैसियस स्टेट में होंगे, ये लिक्विड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसे बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, यहाँ पर भी 2 आएंगे अगर मैं इस 2 को ना देखूँ। ठीक है, इस 2 को ना देखूँ तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन 2 आएंगे रिएक्टेंट साइड, 2 ही आएंगे प्रोडक्ट साइड। और अगर ऑक्सीजन की देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। जब हमने यहाँ पर 2 लगाया तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स तो दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो गए, पर हमारे जो हाइड्रोजन के एटम्स है वो बैलेंस नहीं हुए, वो अनबैलेंस हो गए। अब उन्हें बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ पर क्या थे 2, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया इसके आगे 2, जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोजन के एटम भी क्या हो गए, 4 हो गए हैं और हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए हैं। तो पहले भी बताया कि जो भी रिएक्शन लिखना है उसे बैलेंस करके ही लिखना है और बैलेंसिंग बहुत ईजी है। ठीक है, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। 10th तक तो बैलेंसिंग बहुत ईजी है। ठीक है, और ये पहले चैप्टर में ही है आपको बैलेंसिंग, सेकंड में भी आएगी आपको रिएक्शंस, उसमें भी आपको जो भी रिएक्शन लिखना है उसे बैलेंस करके लिखना है। तो अच्छे से करिए ये चैप्टर बैलेंसिंग वाला, पिछली वीडियोस देखिए उसमें अच्छे से समझाया है। अब हमारे पास आ रहा है एक ही रिएक्शन हमने कर लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है बुक में, इसलिए हमने एक ही लिखा है। पहले भी बोला है इसकी एग्जाम्पल आपको कहीं लिख के दे सकता हूँ, पर हम क्या करेंगे, बुक को फॉलो करेंगे, बुक में जो लिखा है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। लाइट की वजह से भी डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट भी होती है। अब लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन कैसे होती है, डिकम्पोजिशन क्या होता है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट हो और हमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, यही क्या है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज होना मतलब टूटना, टूटेंगे एक कोई भी एक चीज़ टूटेगी तो हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी या 2 से ज़्यादा हिस्से आएंगे उसके पास। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, जब भी कोई सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज होगा वो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। हमने डिकम्पोजिशन पहले हीट की वजह से देखी है, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से देखी है, तीसरी हम देख रहे हैं ड्यू टू लाइट। लाइट के लिए हमारे पास 2 एग्जांपल है, एक है ये क्या है AgCl सॉलिड स्टेट में, जब उसे सनलाइट में रखेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा Ag प्लस क्लोरीन गैस। अभी आपने देखा है 2 और 2 लिखा हुआ है, ये बैलेंस करके नंबर हमने लिखा है एटम्स को बैलेंस करने के लिए। इसी तरह जब हम AgBr को हम सनलाइट में रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा Ag प्लस Br ब्रोमाइड बन जाएगा गैस। ठीक है, अब ये Ag क्या होता है, Ag को हम क्या बोलते हैं, Ag आपको याद है, मैंने आपको याद कराया था कि Ag को क्या बोलते हैं। Ag सिंबल है, किसका सिंबल है, सिल्वर का। तो ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। जब उसे सनलाइट में रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्वर प्लस क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी। इसी तरह अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं तो हम सनलाइट में रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड गैस। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये रिएक्शन किस में यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब हम देख रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। आपको दिख रहा है ये रिएक्टेंट है, इसे एनर्जी चाहिए, हम एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, लाइट की फॉर्म में। इसे जब एनर्जी दे रहे हैं हम जब सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं किसे, AgBr को, सिल्वर ब्रोमाइड को, तो वो हमें प्रोडक्ट बना रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है।
तो ये जब जो स्पेशल काइंड ऑफ ये रिएक्शन नाम है इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमने अभी देखा एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एंडो में क्या होता है, एंडो अगर थर्मिक देखे, थर्मिक का अगेन मतलब क्या होता है, हीट, और एंडो का मतलब क्या होता है, एंटर। अगर हीट एंटर करेगी रिएक्शन में तो वो क्या करेगा, रिएक्शन ऑब्जर्व करेगा हीट को। और एक्सो का मतलब क्या था, एग्जिट, और थर्मिक का मतलब क्या था, हीट। एक्सोथर्मिक क्या था, जिसमें एनर्जी रिलीज हो, इसमें एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक में, और एंडो में क्या करेगी, थर्मिक में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंटर करेगी, एनर्जी एंटर करेगी तो क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगी। ठीक है, तो ये स्पेशल काइंड है, इनका भी नाम याद रखना है। अभी हमने सिर्फ दो ही किए हैं, दो क्या है हमने दो रिएक्शन किए हैं हमने दो तरह के रिएक्शन किए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और इनके बीच में हमने दो सब रिएक्शंस देख लिए हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। अब हम करेंगे पेज नंबर 10, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का बैक इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स जो कि यूज़ किया जा रहा है वाइट वॉशिंग में। पहले ही आपको एग्जांपल जब शुरू किया था तभी दिया था। वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो पूछ रहे हैं कि उसका नाम बताओ, नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स फार्मूला। नेम क्या है उसका, नेम है उसका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड उसका नाम है। फार्मूला आप बनाओगे, फार्मूला है CaO, बना भी सकते हो। कैल्शियम का सिंबल है Ca, चार्ज 2+, ऑक्साइड 2O, चार्ज 2-, क्रॉस किया, हमारे पास क्या बन गया, CaO। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसका रिएक्शन लिखो सब्सटेंस एक्स का, किसके साथ लिखना है, जो ऊपर बताया है, पानी के साथ। हमें पता है जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में घोलेंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिलाएंगे, हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके नाम लिख लो। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं हम देखेंगे अभी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बनाना अभी पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी बनाते हैं। कैल्शियम का सिंबल है Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH। कैल्शियम पे चार्ज है 2+, हाइड्रोक्साइड पे चार्ज है 1-, क्रॉस करेंगे, हमारे पास क्या मिल गया, Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज 2। ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल्स द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। देखिए, मैंने अभी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है। क्या दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, लिक्विड स्टेट में है वाटर, पर इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराई तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और दोनों मॉलिक्यूल्स किसके हैं, गैस के हैं। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। और पहला जो मॉलिक्यूल है उसकी अमाउंट डबल है दूसरे वाले से। ऐसा क्यों है, तो वो ऐसा इसलिए है, हम रिएक्शन से ही समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वाटर है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की हमने इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। पर जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो मैंने कहा था आपको, यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि हमारे पास, हमें इससे नहीं अब कोई मतलब, ठीक है, हमें इससे मतलब है, ठीक है, इसे हम अब देखेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन गैस के, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये 2 मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। H के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और O का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से। तो ये उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है, तो वो ऐसा इसलिए है, जब हम इसे डिकम्पोज करेंगे, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव रिटन रिएक्शन दैट 2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, वो जब वाटर डिसोसिएट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, किसके निकल रहे हैं, हाइड्रोजन के। किस में से निकल रहे हैं, जब पानी डिसोसिएट हो रहा है।
जब वाटर डिसोसिएट हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आ रहे हैं और उसके कंपैरिजन में हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस आ रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन की जो अमाउंट होगी वो ऑक्सीजन की अमाउंट से डबल होगी। जो हाइड्रोजन गैस होगी वो डबल होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही है कि गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिसकी वजह से जितना डिकम्पोज होगा उसमें हमारे जितनी भी गैसेस निकलेगी उसमें से हमारा जो हाइड्रोजन गैस की अमाउंट होगी वो डबल होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। I hope that this video will be useful for you. Thank you and have a nice day.